अलाउद्दीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलाउद्दीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो इसने बाप की वफात के अगले ही रोज चिराग जमीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया और फिर इस धुएं में से इनका खानदानी जिन खौफनाक कहकहा लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुन छटा और इस कभी हैकल जिनकी दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी, किया हुक्म है मेरे आका, तो अलाउद्दीन हफ्तम ने एक नजर इसे देखा और फिर कहा, जरा दौड़कर नक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान ला। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तमील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने तमील की और दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलाउद्दीन ने इसे हुक्म का मुंतजर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ। बाल्टी उठा और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सहन में रख दो। जिनको अगरचा एक बार फिर बड़ी सबकी महसूस हुई, मगर इसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलाउद्दीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहकहा लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने झोंक कर कहा, किया हुक्म है मेरे आका। अलाउद्दीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मिसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलाउद्दीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक हसीनी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलाउद्दीन ने हुक्म दिया कि हमसाइन से थोड़ी सी पत्ती मांग कर ला और चाय बना। ये सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो इसने फौरन हाथ से पौनच डाले और बादल नखास्ता हुक्म की तमील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन महीने और साल गिरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धुलता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नकड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नजरों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिनमें एक तब्दीली रौनमा हुई, इसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई। इसका कद भी खट्टा चला गया और इसके कहकहों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें यह रौनमा हुई कि अलाउद्दीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रूमाल रखे नमूदार होता और किया हुक्म है मेरे आका के बजाय किया हुक्म है साहिब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। अलाउद्दीन के इस जिन की नकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक और मगरिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक्स खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहिब जी की खिदमत में हिमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करौफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भौबल गया था। अब इसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की जरूरत ना थी। वो कांधे पर रूमाल रखे, धोती और बुनियान पहने ऐसे ही सबकी नजरों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलाउद्दीन के कद से भी छोटा हो गया था। जनंचा अब अलाउद्दीन ने इसे बुलाना होता तो वो इसे ओए छोटे इधर आ की कर आवाज देता। एक दिन इसने अलाउद्दीन से कहा, साहिब जी अगर आप इजाजत दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलाउद्दीन ये सुनकर चींप गया और फिर इसने रजामंदी के इजहार के लिए हुला से अपनी गर्दन हिलाई। ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज से दूसरी मेज की तरफ जाता है। कभी कभी इसे अपना माजी याद आता है तो इसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक और मगरिब में फैले हुए बाजूर आसमान से बातें करता हुआ कद बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें मजतमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मुरगुला में से अपनी दिखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारा नदामत के सर झुका लेता है और हुला से कहता है, मैं बड़े करौफर वाला जिन था, मगर मेरे आका ने मुझे कमजोर कर दिया। फिर एकदम से खौफजदा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े करौफर वाला जिन था।